दोस्तों नमस्कार। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोपहर तक वे संसद को संभाल रहे थे, राज्यसभा को संभाल रहे थे और शाम होते होते उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत अब जो है वो नासाज रहती है और इसी के चलते उन्हें अब इस्तीफा देना ठीक लग रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मार्च में ही एम्स में वो भर्ती हुए थे, कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्टंट डला, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह फिट होकर कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। आपने देखा होगा उन्हें, यानी कोई बीमारी का लक्षण नहीं था, आराम से सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर अचानक इस्तीफा। ये क्या वजह है? धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया उसमें तो उनका हवाला जो है वो स्वास्थ्य कारणों का है, लेकिन इसके पीछे और भी वजह बताई जा रही हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी थी, जहां सभापति धनखड़ ने जो ये मीटिंग बुलाई थी, विपक्ष वहां उस मीटिंग में पहुंचा, लेकिन सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने मीटिंग का एक तरह से बहिष्कार कर दिया। कोई नहीं गया। लीजिए, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, देश के उपराष्ट्रपति हैं, और जो देश के उपराष्ट्रपति है यानी वो राज्यसभा के सभापति है, और उन्हीं की अध्यक्षता में वो बैठक होनी थी, और बीजेपी ने उसे सिरे से इग्नोर कर दिया। ये अपमान नहीं तो और क्या है? ये उपराष्ट्रपति का अपमान था, ये राज्यसभा के सभापति का अपमान था, और ऐसा माना जा रहा है कि इस अपमान से धनखड़ बेचैन हो गए। इससे पहले सोमवार को ही जब संसद शुरू हुई, राज्यसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई, तब उस दौरान भी ऐसा लगा कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो ऐसी कई बातें कर रहे थे जो उपराष्ट्रपति को करनी चाहिए। आप यहाँ सुन सकते हैं वो बातें। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. धनखड़ साहब सभापति की कुर्सी पर बैठे थे, वो लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा साहब लगातार बोलते रहे, रोकने पर भी नहीं रुके। यह दृश्य टीवी पर लाइव चल रहा था। सभापति का अपमान बीजेपी द्वारा खुलेआम। इसके बाद सूत्रों के मुताबिक धनखड़ ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। धनखड़ जी वैसे उपराष्ट्रपति रहे जो निष्पक्ष अंपायर कम पार्टी प्रवक्ता ज्यादा नजर आए, हमेशा सत्ता पक्ष की ओर से बोलने वाले दिखाई दिए, कई बार विपक्ष को रोकते टोकते देखे गए, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा भाषण देने दिया बिना रोका टोकी के। सत्ता पक्ष के कई लोग जब ये उस दौरान दखल अंदाजी कर रहे थे तो उन्हें रोका भी धनखड़ साहब ने, और ऐसा लग रहा है कि क्या ये बात बीजेपी को चुप तो नहीं गई। Honorable members, on my own and your behalf, I wish the honorable members a long, healthy and happy life and extend greetings to their family members and friends. वैसे इसके पहले धनखड़ साहब कई बार सत्ता पक्ष के लिए बेहतरीन प्रवक्ता साबित हुए हैं। आर्टिकल 12 जो है उसे उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट संसद की सर्वोच्चता को चुनौती ना दे, ऐसी भी बात उन्होंने कही थी। राज्यसभा को रबर स्टैंप बनाने की कोशिश हो रही है, ये भी उन्होंने कहा था। अब जरा सोचिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बार बार जब ऐसी टिप्पणियां करता है तो सरकार को उन्हें डिफेंड करना पड़ता है, यानी पार्टी के लिए वे एसेट नहीं लाइबिलिटी ज्यादा बनते जा रहे थे। अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है जब दिसंबर में विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, और एक उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इतिहास में कितनी बार हुआ है सोच कर देखिए। और तब भी वे स्वयं उस प्रस्ताव की बैठक को चेयर करते रहे, उसकी अध्यक्षता करते रहे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे बड़ा उदाहरण ये नहीं तो क्या होना चाहिए कि जो प्रस्ताव आपके खिलाफ आया है, आप उसी की अध्यक्षता कर रहे हैं कि वो प्रस्ताव आपके खिलाफ काम करेगा या नहीं। बीजेपी और संघ पहले से ही परेशान थे। धनखड़ को बंगाल से उठाकर लाया गया ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी आक्रामक छवि को देखते हुए, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही वे लगातार सुर्खियों में रहने लगे। सरकार के लिए यह मीडिया में एक और चेहरा बन गया जो प्रधानमंत्री से ज्यादा लाइमलाइट में रहने लगा, और प्रधानमंत्री का हर तरह से बचाव करने वाला साबित हो रहा था ये चेहरा। मोदी सरकार कभी कभी ऐसी बातें पसंद नहीं करती है कि मोदी से ज्यादा कोई और लाइमलाइट में रहे, कैमरों के सामने आए, लेकिन धनखड़ साहब ये करते रहे। और अब इस्तीफा महज एक बहाना है। असल में धनखड़ साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या उनकी जगह कोई नया चेहरा लाया जाएगा जो बिहार या बंगाल जैसे चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर चुना जाए। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि हाँ, ऐसा ही होने वाला है। इस लिस्ट पर जरा ध्यान दीजिए। वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, सबका हश्र लगभग यही हुआ। संवैधानिक गरिमा से हटकर जब आप राजनीतिक नुकसान बनने लगते हैं तो पार्टियां आपसे किनारा करने लगती हैं। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति की निजी हार नहीं, ये उस राजनीति की तस्वीर है जहां तथाकथित गरिमा से ज्यादा मायने रखती है राजनीतिक उपयोगिता। सुबह से शाम तक चर्चा में रहते हैं वे, रात को अचानक चर्चा से गायब कर दिए जाते हैं। जो सुबह से शाम तक सभापति होते हैं संसद के, राज्यसभा के, वे शाम तक इस्तीफा देकर बाहर हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या धनखड़ का जाना पार्टी की रणनीति है या फिर एक संवैधानिक चेतावनी है? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
और मेरी अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है, शुक्रिया।